चैनल 5 और मेट्रो वन न्यूज से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम से सिलसिले की कड़ी और एक और सिलसिला, क्योंकि हम आपको रखना चाहते हैं लम्हा ब लम्हा बाखबर, और ऐसे एक्सपर्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं जो वाकई आपको सही सूरत हाल बताएंगे। वो कहते हैं ना कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, यहाँ के जहाज सांस लेते हैं तो पाकिस्तान सांस लेता है, यहाँ की इंडस्ट्री चलती है तो पाकिस्तान चलता है। तो जनाब, ऐसा ही प्रोग्राम चैनल 5 और मेट्रो पे आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं, और मेरे साथ जो है मेरे को होस्ट हसनैन भी मौजूद हैं, और साथ साथ मैं वेलकम करूंगी अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद अफजल हबीब साहब, आप सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ मौजूद हैं आमिर शेख साहब, आप डायरेक्टर न्यूज़ हैं। इस प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करेंगे। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मसूद परवेज साहब, प्रेसिडेंट साइट सुपर हाईवे। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम कर रहे हैं। और बिलाल एहसन साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, हमारे सीनियर एनालिस्ट बिलाल एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बाय द वे, कैसा लग रहा है आपको उस सीट पे बैठे हुए? अच्छा, मजे की बात यह है कि मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि आज मैं जवाबदेह हो गया हूँ, यानी कि आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, वरना मैं तो सवाल करता था ना। तो आज कुछ अच्छा, वहाँ बैठने वालों को ज्यादा जो है वो खुली इजाजत होती है बात करने की। जिम्मेदारी का एहसास मुझे ज्यादा हो रहा है ना, कि मुझे कोई गलत बात ना निकल जाए, कोई गलत फिगर ना दे दूँ मैं। तो इसलिए जो मेहमान की सीट पे बैठा होता है ना, आई थिंक सो कि हॉट सीट होती है, वो हॉट सीट होती है, और एंकर्स जो है वो तो सिर्फ सवाल फेंक देता है, आगे उसने जवाब देना है जनाब अली कि वो अब सही होगा। जितनी मुस्कुराहट हमें बिलाल एहसन के चेहरे पे नजर आ रही है, क्या पाकिस्तानी आवाम के चेहरे पे नजर आएगी कि नहीं आएगी? फिजिकल एयर जो इकोनॉमिक सर्वे आप के सामने पेश किया जा चुका है, उसमें कहाँ लूप्स हैं, क्या नहीं है, और क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपकी तरफ आते हैं। क्या आप समझते हैं कि तरसीलात ज़र में इजाफा आलमी हालात का नतीजा है या हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा है? मेरे ख्याल है इसमें आलमी हालात जो है वो ज़्यादा है कि जिसकी वजह से ये हमारी तरसीलात ज़र में हमारे इजाफा हुआ है। उसकी वजह एक तो आप देखें कि तेल की कीमतों में जो है ना वो दुनिया भर में कमी हुई है, और जो हमें तेल जो है वो 100 रुपये में था, वो अभी हमें जो है वो 80 और 60 तक जो है वो आया है। तो उसकी वजह से भी ज़ाहिर इकनॉमी पूरी दुनिया में जैसे बेहतर हुई, तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी आए हैं, क्योंकि हमारी ज़ाहिर है कि हमारा जो डॉलर है वो कम लग रहा है उधर। तो मैं समझता हूँ कि एक तो वजह ये रही है। उसके अलावा एक और भी बात है कि जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स में भी जो है वो कमी आई है, यानी कि जितने भी 5 कम से कम ये जो चावल है, इसी तरह की कुछ 5 क्रॉप्स हैं जिसमें दुनिया भर की कीमतों में कमी हुई है, तो उसकी वजह से भी तरसीलात में इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान से जो लोग बाहर हैं वो पाकिस्तान में रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो तरसीलात आ रही हैं, ये जो हमारे पास, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई 50% से ज़्यादा जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर में ये तरसीलात जो है वो आ रही हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट का जो रेट है वो थोड़ा कम हुआ है? ख़ासतौर पे हम ये जो बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन इस पर भी क्या सोचने की ज़रूरत है इस वक्त कि हम जहाँ कपास उगानी चाहिए वहाँ हम गन्ना उगा रहे हैं, अपनी ज़मीनों को उस तरह से यूज़ नहीं कर रहे जिस तरह से करना चाहिए? देखिए, ये तो आपको पता है कि प्रोडक्शन जो है वो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में कमी आई है। ये हमारे अभी जो नंबर्स हमें आज भी मालूम है, और गुज़िश्ता चंद माह से ये चीज़ें चल रही हैं। मुझे जो मेरी ज़ाहिर है मैं कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक ओवरऑल पाकिस्तानी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के अंदर जिस तरह से एग्रीकल्चर में काम हो रहा है ना, पाकिस्तान में अभी तक उस तरह काम रिसर्च नहीं है, उस तरह काम शुरू नहीं हुआ है। और दुनिया भर में अब ये कारपोरेट सेक्टर के तौर पे काम हो रहा है। तो जब कारपोरेट सेक्टर आता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी लेकर आता है, और उसके पास एक्सपर्टीज़ भी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर माहौल और हालात साजगार होंगे कारोबारी लिहाज से, तो कारपोरेट सेक्टर आएगा, जिसकी ग्रोथ में इजाफा होगा। अच्छा, मैं दूसरे गेस्ट की तरफ जाऊँ और हसैन की तरफ जाऊँ, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में वो आपसे पूछना ज़रूरी है। आपने कहा कि जो हमारे बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से हमें ज़रा मुबादला मिलता है, आप समझते हैं कि बाइंग में इजाफा हुआ है? नहीं, ये देखिए, रेमिटेंस तो यकीनन बढ़ा है, और रेमिटेंस आगे भी बढ़ेगा, इसलिए कि सेविंग पाकिस्तान में, आपके सेक्टर में हमारे सेक्टर में तो इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत थोड़ा है। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा जो सेक्टर है ना वो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुआ है, डिजिटलाइज अगर हो जाए तो लोगों के अंदर, जो बाहर से बैठे लोग हैं, उनके अंदर एक खौफ ये भी है कि क्या जिस ज़मीन को मैं ख़रीद रहा हूँ, कल उस ज़मीन की टाइटल के हवाले से कोई चीज़ तो नहीं पैदा हो जाएगी, कहीं मेरी ज़मीन के ऊपर कोई कब्ज़ा तो नहीं हो जाएगा।
तो ये जो टाइटल वाले इश्यूज़ हैं, जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, अगर ये क्लियर हों और अगर जो हमारी हुकूमतें या इदारे उसके ऊपर काम करें, तो मैं समझता हूँ कि ये तरसीलात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, ख़ास तौर पे रियल इस्टेट सेक्टर में। हसनैन काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं, मेरे ख्याल है कि मैं आपको बारी नहीं दे रही हूँ, तो बिल्कुल हसनैन भी बात कर सकते हैं। मैं आमिर शेख साहब के सामने एक सवाल रखना चाहूँगा। ज़ाहिर है पूरे साल हम खबरें देखते हैं कि अच्छी खबरें भी आती हैं, मनफी खबरें भी आती हैं। जब पाकिस्तान को श्रीलंका से कंपेयर किया जा रहा था कि पाकिस्तान नाज़रीन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है, लेकिन जिस तरह से इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं, दूसरा बजट ये गवर्नमेंट पेश करने जा रही है, आमिर साहब आप क्या समझते हैं, कैसी पॉलिसीज़ को देखते हैं गवर्नमेंट की इस पूरे साल के दौरान? क्या टारगेट्स गवर्नमेंट ने हासिल किए हैं जो करने चाहिए थे, और जो नेक्स्ट बजट अब आ रहा है कितनी उम्मीदें उससे लोगों को वाबस्ता करनी चाहिए कि रिलीफ के इम्कानात हैं? देखिए, जो अभी तक जो हमने आज इकनॉमिक सर्वे देखा है, तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा कोई खुशकुन खबरें नहीं है उसमें, क्योंकि कई सेक्टर ऐसे हैं, ख़ास तौर पे मैं ज़राअत के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। सारा हमारा जो सिस्टम है, हम कहते हैं अपने आप को ज़री मुल्क कहते हैं, लेकिन हमारी क्रॉप्स में, गंदम में, कपास में, चावल में, सब में कमी आई है। ये बड़ा गौर करने की बात है। अब होता क्या है कि आपका जो पैसा बाहर से आ रहा है, आपकी ये जो पॉलिसीज़ होती हैं या ये जो क्रॉप्स की जो कमी होती है, वो फिर आप बाहर से ख़रीदते हैं, तो वो पैसा फिर वापस चला जाता है। या आपके पास थोड़ा सा गन्ना, वो चीनी ज़्यादा होगी, आपने बाहर भेज दी, अब वो पता चला फिर आपको इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपये में, तो इम्पोर्ट 150 रुपये में कर रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इशू है हमारे यहाँ कि अभी जब इकनॉमिक सर्वे इसके मुताबिक तो हमें कोई इतना हौसला अफजा नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि कल जब फिगर सामने आएंगे वो हमें बताएंगे कि क्या हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी तक आप ये देखें, 2-3 चीज़ें मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूँगा इसमें, कि आप ये देखें कि IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब, UAE, चाइना, ये क्या है? ये सब कर्जा दे रहे हैं भाई, और कर्जा हमें वापस भी करना है। तो अभी आप ये देखें कि हमारे पास जो आपको इकानमी, अगर ये बेहतरी की जो शक्ल एक नज़र आ रही है, जो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ यही है कि भाई अभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो हमारी जो सूरत हाल है, जब आपके पास कास्ट ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी, बिजली महंगी होगी, तो आप मुझे बताइए कि आपकी बाहर जो चीज़ें जाएंगी उसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगी या कम होगी? आप बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं आप वो मुकम्मल नहीं कर पाते। दूसरी बात, मैंने आज सारा दिन एक बहुत इशू पे मैंने बात की है, जो फ्रीलांस हमारे जो बच्चे काम कर रहे थे AI में, जो उसका एक वो हमारी बड़ी मीम्स भी बन गए हैं, बड़ा मजाक उड़ता है कि वो हमारी वाली जो केबल को जो है ना वो शार्क खा जाती है। अब वो सियासी शार्क खाती है या इक्तिसादी शार्क खाती है, ये सबको पता है कि वो क्यों रोका जाता है। हाँ जी, वो कोई और शार्क है, वो खाती है। अब उससे क्या हुआ कि $400 मिलियन जो है ना वो बच्चे कमा रहे थे हमारे, जैसे वो उस, क्योंकि आपके पास देखिए जॉब नहीं है यहाँ पे ना, पहले रिटायरमेंट वाले लोगों को जॉब मुकम्मल हो कर लेने दें तो फिर कोई नए बच्चों को जॉब मिलेगी ना। अभी वो रिटायर होता नहीं है, उसको दूसरी जॉब तैयार होती है हमारे पास। हमारे लिए मुश्किल है कि हमारे बच्चों के पास जॉब नहीं। तो अब वो क्या कर रहे थे, उन्हें ये AI के थ्रू या इसके जो हमारा जो इस वक्त IT का सेक्टर है, उसमें एक बड़ा अच्छा चांस मिला कि उन्होंने काम शुरू किया, फ्रीलांस काम शुरू। अब वो कहाँ तक चले गए? $400 मिलियन तक, यानी वो पैसा पाकिस्तान में आना शुरू हो गया। लेकिन आपकी नाअहली की वजह से, कि पता नहीं वो आपने वो भी मजाक सुना होगा फाइबर वॉल और फायर वॉल वाला, तो हमारे यहाँ जो है ना उन्होंने उसके चक्कर में जो है ना वो आपने इंटरनेट स्लो किया, आपने बच्चे जो है ना हमारे वो नहीं कर सके उन ऑर्डर्स को पूरा, तो वो काम भी आहिस्ता आहिस्ता। अब देखें 18 साल से फाइबर पे इंटरनेशनली पाकिस्तान को बैन करने की बात की गई और बैन हुआ पाकिस्तान। अब ये देखें ना कि अब हमारी यूथ क्या है, हमारी 18 साल से 35 साल के जो नौजवान हैं 65% है। इतनी बड़ी यूथ को आप किस तरह संभालेंगे? उनको कहाँ देंगे जॉब? को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। देखिए बात, अब ये जो सरकारी नौकरी वाली बात होती है, मैं दिन में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। बिलाल साहब को पता है कि मैं इसके बारे में जिक्र किया था कि भाई ये सियासी रिश्वतें, ये जो जॉब्स आपको मिल रही हैं, अब जहाँ पे आपको 3700 में आपने लोग 3700 भरे हुए एक जो है ना इदारे में, वो तो 1700 में काम हो रहा पूरी दुनिया में। तुर्किया की जो एयरलाइन है वो 1700 में काम कर लेती है, आप यहाँ पे 3500 और 17,000 लोग भर्ती किए हुए। तो वो किस खाते में? ये सारी सियासी रिश्वतें। जैसी आप इनकी निजकारी की बात करेंगे,
जैसे ही आप स्टील मिल के निजकारी की बात करेंगे, आप एहतजाज शुरू हो जाएगा। ये कौन लोग एहतजाज कर रहे लेकिन होंगे? सर फिर इसके हल के लिए इस्लाहात की बातें करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं, उसमें फिर बड़ी रुकावटें आ जाना, ये भी एक पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। बिलाल साहब, आपकी तरफ अब आना चाहेंगे। अब निकलना तो है इन सारे मसाइल से, लेकिन ये होगा कैसे? प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अमल दरामद सबसे बड़ी रुकावट होती है। कैसे पाकिस्तान अच्छा, की मैं पॉलिसीज़ बीच में एक long इंटरप्ट term भी हो? करूं इसको, क्या आप भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो आमिर शेख साहब ने बात की उसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी। पाकिस्तान दुनिया का वो 5वां मुल्क है, हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में तनज़ुली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये 5वां मुल्क है जिसका नौजवान कंप्यूटर के पीछे से बैठ के इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन टैक्सेस के हवाले से इस हवाले बात को भी समझना चाहिए कि फिस्कल ईयर में क्या हमने उन नौजवानों के टैक्सेस के हवाले से कोई बात की कि नहीं की। ओवर टू यू बिलाल एहसन साहब। थैंक यू। बात ये कि 3 मेहमानों भी आपने बात की, 3 मेहमानों ने जो बातें की, इसमें आज जो इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। आप ये देखें कि आपके एक्सपोर्ट में सिर्फ इजाफा हुआ है, वो भी सिर्फ टेक्सटाइल की वजह से इजाफा हुआ है। बाकी आपकी अपनी जो शरह रही है मैन्युफैक्चरिंग में, वो आपकी कम रही है, यानी कि 1.53% रिकॉर्ड की गई है, जबकि शरह नमूज 0.94 है, जबकि इससे पहले 6.61 थी। इसके अलावा आप ये देखिए कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैं देख रहा, मेरे पास इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट है, इसमें कोई भी ऐसे फिगर्स नहीं है जिसको कि मैं तारीफ़ करूं। आप देखें कि सीमेंट की बरामदात थी, उसमें कमी आ गई। आप ज़राअत की बात कर रहे थे आमिर शेख साहब, तो ज़राअत में देखें कि ज़राअत में जो है चावल की पैदावार में 1,40,000 टन की कमी हुई। आप ये देखें कि जनाब गन्ने की पैदावार में 3.8% कमी हुई। ठीक है जी, गुज़श्ता साल गन्ने की पैदावार 87.6 मिलियन टन से कम होकर 84.2 मिलियन टन रह गई। इसलिए एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रही बात ये कि क्या करेंगे, करना क्या चाहिए, लेकिन बहरहाल एक नेशन के तौर पे, और उड़ान पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, हाँ, SIFC बनी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में बनी। उसके बाद थोड़ा सा जो हमने ये देखा कि IT सेक्टर में कुछ थोड़ी सी बूम आई। उसकी वाहिद मिसाल मैं आपको अभी दे दूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के दौरान आपके 70 से ज़्यादा वेबसाइट्स इंडिया के हमारे नौजवानों ने हैक किया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, और IT इंडस्ट्री जो है उनकी सबसे आगे है इस वक्त। उस पर देखें आप 70 उनके जो अपने जो साइट्स थे और इम्पोर्टेंट साइट्स वो हैक किए। तो बात वो होती है कि हमारे यहाँ टैलेंट बेइंतहा है, लेकिन आज जो ये सर्वे आया, इस सर्वे इंतहाई मायूसकुन है, इंतहा से ज़्यादा मायूसकुन है। सिर्फ हमारे यहाँ, जैसे कि अफजल हमीद साहब ने कहा कि जनाब के तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, रेमिटेंस में इजाफा हुआ, ठीक है जी, लेकिन रिश्वत की शरह बढ़ गई। आप किसी भी इदारे में चले जाएँ, वो रिश्वत की जो 100 रुपये के थे वो 150-200 रुपये हो गए। बिल्डर जो है वो परेशान है कि उनकी ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं। इंडस्ट्री परेशान है कि उनको पानी महंगा मिल रहा है, गैस महंगी मिल रही है, और प्लस ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है। अब रही बात ये है कि इसमें सूबाई हुकूमत का भी काम होता है। अब वफाक कल क्या करती है, तरक्याती बजट जैसे पहले भी कह दिया प्राइम मिनिस्टर के 1000 अरब रुपए का होगा, जिसमें 2500 अरब रुपए सिर्फ बलूचिस्तान के लिए होगा। बाकी 7,500 अरब रुपए में आपके 3 जो सूबे हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब हमारे यहाँ एक और भी तो चीज़ है ना कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी, उस एहसास महरूमी की वजह से आप ये देखें कि इतनी सी ज़्यादा फंडिंग होती है, वो फंडिंग कहाँ जाती है, सरकारों की झोलियों में चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सारी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे जाके सर्वे तक कर चुके हैं। बल्कि जब हमारी आसिमुद्दीन साहब से मुलाकात हुई तो हमें काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हुआ इसमें कि वहाँ पे जो बलूचिस्तान के हालात का रोना रोया जाता है, तो असल वजूहात वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। और वो जो कहा जाता है कि जी क्यों बजट नहीं लग रहा, तो सिर्फ 100 लोगों के लिए भी वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई है जहाँ पे पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, गांव और देहात में। तो ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ की जो जोग्राफियाई चीज़ें हैं तो आलमी सतह पे उसको भी नज़र में रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, आप ये देखें गवादर की वजह से बलूचिस्तान की जो अपनी वहाँ पर जो आपके वॉर चल रही है, वो उस वॉर को रोकने के लिए हुकूमत का सबसे ज़्यादा खर्च आते हैं दिफा पे आ रहे हैं। अब रही बात ये कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हम जैसे कि अभी इन्होंने बात की कि जनाब के चीन है या UAE है या कतर है या सऊदी अरब है, ये हमें दे रहे हैं कर्ज़, IMF हमें कर्ज़ दे रहा है ना, ये भी हमें वापस भी करना है। जैसे कि यहाँ पर एक आ रही थी कि 17,600 अरब रुपए का हजम का बजट पेश करने की मुतवक्के हैं,
और उसमें तकरीबन मजमूई आमदन का तकरीबन 19,400 अरब रुपए है। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए है। इन्होंने इस दफ़ा कर्जों की अदायगी यानी कि 17,600 अरब रुपए में से 6,200 अरब रुपए सिर्फ आपने सूद में देना है। ठीक है जी, ये आपके फिगर्स हैं। अब आप मुझे बताइए कि टैक्स वसूली का हदफ मौजूदा साल जो है वो जो इन्होंने रखा उसमें 1,000 अरब रुपए की शॉर्टफॉल है। आपने अगली दफ़ा जो रख रहे हैं वो 17,600 अरब रुपए का आप टारगेट रख रहे हैं, कैसे मीट करेंगे आप? तो हम इसमें यह कि मिन हैसल कौम जिस तरह के हमने हिंदुस्तान से जंग की वक्त हमने, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से था, मजहबी जमात से था या किसी भी शोबे से था, एक एका के तौर पे हमने अपने को, इसी तरह हमें मिसाक़ मईशत के तौर पे भी हमें एका करना पड़ेगा। ये आए दिन की रैलियाँ, आए दिन के रोड्स के मतलब ये कि मुजाहरे के दौरान उसका मतलब बंद कर देना। अब आप ये देखिए ना, आप तो पता ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिलाल एहसन साहब बात कर रहे हो तो थर्ड से पता है फैक्ट्स एंड फिगर बहुत ज़्यादा, लेकिन मसूद साहब जो है काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। मसूद साहब से सिर्फ चीज़ें करते हैं और मसूद साहब से ही हम बात कर रहे हैं इस वक्त। मसूद साहब, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात ये कि जब तक कि आमदनी लोगों के पास बढ़ेगी नहीं, यकीनन बेरोज़गारी ज़्यादा होगी, तो यकीनन ये चीज़ जो है इम्पैक्ट पड़ेगा एक आम इंसान को। असल में मसला ये कि इंडस्ट्री हमारी श्रिंक होते जा रही है, जॉब आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली महंगाई जो है वो, अब आपके पास अगर फ़र्ज़ कर ले 100 रुपये की चीज़ 1 साल 2 साल पहले जो ताकत थी आपको ख़रीदने की, और उसकी भी ताकत नहीं रह गई है। अगर एक आदमी फ़र्ज़ करे 5 kg घी लेकर आता था 1 महीने के लिए, तब वो कोशिश करता है 1.5 kg में मेरा गुजारा हो जाए। तो लोग अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं। महंगाई बेसिकली अपनी जगह पर एक कांस्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बट आमदनी आपकी कम होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है, जिसकी वजह से एक आम आदमी बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। आपकी प्रोडक्शन पे भी डेफिनेटली इसकी वजह से जाहिर सी बात है, जब वो सर्कुलेशन नहीं होगी आपकी मनी की, तो यकीनन वो इंडस्ट्री भी सफ़र कर रही है। जो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी अब वो कम प्रोड्यूस कर रही है। इस पे कॉस्ट ऑफ डूइंग का भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग को फर्क पड़ता है। अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि आपके शोबे में भी हम ये देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। किस तरह के आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप देख रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे इजाज़त लेकर के एक चीज़ डिफ़ाइन करूँ कि बजट का मतलब ये हो गया हमारा कि हमारे कलेक्शन, ठीक है, हम कितनी है, हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या है। ठीक है, जब आपकी कलेक्शंस वाला साइड हमने देखना होता है कि कलेक्शन जो है हमारा वो हमें कहाँ से करना है, लोकल इंडस्ट्री जो कि, और कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ठीक है, ये इंडस्ट्री का सेक्टर आ गया। इसके अलावा अब आप हमारे साथ जो है वो, अगर आप ट्रेडर्स को ले लें, आपको वहाँ से कलेक्शन करना है, फिर आप ले लें, आप एग्रीकल्चर को ले लें, वहाँ से करना है, फिर बिल्डर्स को आप ले लें। तो ये 4-5 सेक्टर्स हैं जो मिला करके एक गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती है जिससे एक मुल्क चलता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त 80% तकरीबन जो है वो आपके रेवेन्यू जनरेट जो है वो इंडस्ट्री से किया जा रहा है। 4 सेक्टर बाकिया उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंडस्ट्री के साथ क्या हो रहा है कि जितना आपका बजट है, कोशिश होती है गवर्नमेंट की वो इंडस्ट्री से लिया जाए। ये तरीक़ेकार अगर चलता रहा तो यकीनन ऐसा एक वक्त अभी भी आप देखें तो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज़्यादा है हमारे। हालांकि दुनिया की चीपेस्ट लेबर हमारे पास है। क्यों चीपेस्ट लेबर है? क्योंकि जाहिर सी बात है इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। चीपेस्ट इस वक्त दुनिया की लेबर हमारे पास है। जब हम सवाल करते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट हमें कह देती है देखें जी 7 रुपए का रिलीफ दिया इंडस्ट्रीज़ को अपने बिजली की मद में, और दूसरे हाथ से गैस का टैरिफ बढ़ा दिया। नहीं, वो जो है गैस के टैरिफ में जो रिलीफ की बात की जा रही है, अगर ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि अब आवाम को भी अवेयरनेस आ जानी चाहिए। अगर आप बिजली का बिल खुद देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो 7 रुपये के रिलीफ पे हमने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लेकिन वो सिर्फ एक टकोसला था। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो वाकई आप ये समझिए कि आपको वाकई रिलीफ दिया गया। एनर्जी सेक्टर अभी भी एक सवालिया निशान है। बहुत कुछ है बताने के लिए और बहुत कुछ है कहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। Stay with us.